Hello friends, I am Anjali. Welcome to my YouTube channel Nursing Classes. Today my topic is cleft lip and cleft palate. अब क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होता क्या है? कुछ लोग इनको बोलते हैं कटा हुआ होंठ, या जैसे तालू कट जाता है बचपन में बच्चों का, या तो तालू या होंठ कटे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। पहले तो आपको मैं मतलब समझाऊंगी कि क्लेफ्ट होता क्या है। अब जैसे क्लेफ्ट का क्या मतलब हुआ, क्लेफ्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन नहीं होना। फॉर्मेशन मतलब कटा हुआ, जैसे कि किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन नहीं हुई है तो मतलब क्लेफ्ट मतलब फॉर्मेशन नहीं होना। और लिप का मतलब लिप मतलब हमारे किसी भी बच्चे के लिप के फॉर्मेशन नहीं हुई है, ठीक है, वही चीज़ है क्लेफ्ट पैलेट। पैलेट हुआ तालू हमारा, ठीक है, तो मतलब कि किसी भी बच्चे के तालू की फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब जैसे ये है, ये देखो, जैसे ये है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट मतलब कि कटा हुआ होंठ, ठीक है, कटा हुआ होंठ हो गया। जैसे ये देखो तालू, ये जो तालू है वो कटा होता है, ठीक है, तो मतलब किन्हीं बच्चों में ये होता है। जैसे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके होंठ कटे होते हैं, होंठ या नाक कटे होते हैं, जन्मजात से ऐसे होते हैं वो, ठीक है। ये जैसे कि 100 में से कोई एक बच्चा होगा जो जिनको ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट होता क्या है? अब क्लेफ्ट लिप होता है जिसमें फ्यूज़न नहीं हो पाती है लिप की, ठीक है। जो ये लिप्स होते हैं, ये जो लिप्स, ठीक है, बच्चों के जो लिप्स होते हैं उसके अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनकी फ्यूज़न नहीं हो पाती। फ्यूज़न का मतलब होता है मिलना, ठीक है, मिल नहीं पाते हैं। जैसे ये देखो, ये कटे हुए हैं, मतलब कि बच्चे के जो भी लिप्स होते हैं उनके बीच में जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनका फ्यूज़न नहीं हो पाता है, उसको बोलते हैं हम क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट में भी ये चीज़ होती है, इसमें फेलियर ऑफ फ्यूज़न ऑफ बोनी एंड हार्ड टिश्यूज़ ऑफ पैलेट। मतलब जो हमारे ये जो पैलेट है, ये जो तालू है हमारा, उसके जो बोनी और जो हार्डी टिश्यूज़ होते हैं उनका जो होता है फ्यूज़न नहीं हो पाया होता है, ठीक है। जब फ्यूज़न नहीं होगा तो क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट के अकर हो जाएगा। ये किस टाइम में होता है? जैसे कि मदर जब प्रेग्नेंट होती है, जब इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट होती है बच्चे के अंदर, जब मदर जो प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के टाइम जो होता है एक इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट होती है, उस टाइम ये जो प्रॉब्लम है वो अराइज होती है। अब जो क्लेफ्ट लिप है और जो क्लेफ्ट पैलेट है, जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जो होता है वो बायलेटरली भी हो सकता है और यूनिलेटरली भी हो सकता है। अब यूनिलेटरली का मतलब हुआ वन साइडेड, यूनिलेटरली मतलब ये चीज़, यूनिलेटरली मतलब एक साइड, एक ही साइड। अभी किन्हीं बच्चों में ऐसा होता है कि बायलेटरली मतलब दोनों साइड, ये जो दोनों साइड जो होता है तभी ये चांसेस होते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के, ठीक है। अब जो क्लेफ्ट लिप है वो क्लेफ्ट पैलेट है वो यूनिलेटरली भी हो सकता है एंड बायलेटरली भी हो सकता है। वन साइडेड भी होता है किन्हीं बच्चों में, और किन्हीं बच्चों में ये दोनों साइड भी होता है। नाउ द कॉजेज ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। अब इसके क्या कॉजेज होंगे? जैसे मेडिकेशन टेकन बाय मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब जैसे इसमें कैसे है, अब कई मदर है जो प्रेग्नेंट हैं वो मेडिकेशंस ले लेती हैं, कई मदर्स हेडेक की मेडिकेशन ले लेती है, कई मदर फीवर की मेडिकेशंस ले लेते हैं। अब कई मदर्स हैं जिनको दौरे पड़ते हैं तो दौरे की मेडिकेशंस ले लेते हैं, तो उनको चांसेस होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनको चांसेस होते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होने के। एंड जैसे एक्सपोजर टू वायरसेस और केमिकल्स वाइल फीटस डेवलपिंग इनटू वूम। जैसे कई मदर्स ऐसी होती हैं जो वायरस के एक्सपोजर में आ जाएं, केमिकल्स के एक्सपोजर में आ जाती हैं, ठीक है, किन्हीं को इन्फेक्शन हो जाता है तो उन बच्चों को भी क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होने के चांसेस होते हैं। नाउ द थर्ड इज़ एक्सपोजर टू एक्सरेज। कई मदर्स होती हैं जो एक्सपोजर में आ जाती हैं, एक्सरेज के एक्सपोजर में। जैसे कई मदर्स हैं जैसे हॉस्पिटल जाते हैं अपने एक्सरे करवाने, अब तो कोई भी रेज, जो भी एक्सरे की जो रेज होती हैं उसके एक्सपोजर में आ जाएगी मदर, तो उनके बच्चों को भी चांसेस होते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होने के। नाउ द मदर मेडिकल कंडीशंस लाइक एनेमिक एंड हाइपोनेट्रीमिया। इसमें क्या होता है कि अब कई मदर्स हैं जिनको मेडिकल कंडीशन होती है, कई मदर्स अनीमिक होती हैं, कई मदर्स का हाइपरटेंशन बीपी ज़्यादा होता है, उन मदर्स को भी चांसेस होते हैं कि उनके बच्चों को क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होगा। नाउ द मैटरनल इंटेक ऑफ एल्कोहल। अब कई मदर्स हैं जैसे जो अल्कोहल लेती हैं, स्मोकिंग करती हैं, उनके बेबीज़ को भी मतलब ये चांसेस होते हैं कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट हो जाए। मतलब मोस्टली जो चांसेस होते हैं जो मदर स्मोक करती हूँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी भी, ठीक है, तो उनको भी चांसेस होते हैं। नाउ द मैनेजमेंट ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट।
A cleft lip may require 1 or 2 surgeries depending upon the severity of defect. अब मैं आपको बताऊंगी जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है इनकी सर्जरीज ही होती हैं, इनकी सर्जरीज करने पड़ती हैं। अब जो सर्जरी है वो एक सर्जरी का नाम है जेड प्लास्टी। एक जेड प्लास्टी सर्जरी है जो होती है बच्चों में, ठीक है। वो या तो 3 to 4 मंथ में की जाती है, ये 2 to 3 मंथ में की जाती है। एक इसमें क्लेफ्ट लिप में एक और सर्जरी की जाती है जिसका नाम है चिलियोप्लास्टी। एक चिलियोप्लास्टी भी है, ये 1 to 3 मंथ में की जाती है बच्चों को। अब होता है क्लेफ्ट पैलेट। अब क्लेफ्ट पैलेट में कौन सी सर्जरी की जाती है? क्लेफ्ट पैलेट में एक सर्जरी की जाती है जिसका नाम है प्लेटियोप्लास्टी, ठीक है। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है बट इसमें एक सर्जरी की जाती है प्लेटियोप्लास्टी। अब प्लेटियोप्लास्टी कब की जाती है बच्चों को? या तो 6 to 12 मंथ के बीच में जो है की जाती है। जैसे अब जो इन्फेंट हो गया, इन्फेंट में 8 to 12 मंथ में की जाती है, टोडलर्स में 12 to 18 मंथ में की जाती है। अब सर्जरी जो वो कब तक की जाएगी? शुड बी बिफोर स्पीच प्रोडक्शन। हम उसकी जो है स्पीच प्रोडक्शन के बिफोर ये सर्जरी जो है की जाएगी, ठीक है। अब क्लेफ्ट लिप की जो सर्जरी होती है वो अलग होती है और क्लेफ्ट पैलेट की जो सर्जरी होती है वो अलग होती है। अब जेड प्लास्टी सर्जरी होती है, जैसे क्लेफ्ट लिप है उसमें याद रखना जेड प्लास्टी सर्जरी होती है। जैसे ये जेड प्लास्टी हुआ ना, मतलब जेड प्लास्टी सर्जरी होती है। और क्लेफ्ट पैलेट में कौन सी सर्जरी होती है? प्लेटियोप्लास्टी। अब सर्जरीज में एक मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो एग्जाम्स में आता है, रूल ऑफ 9। अब कई लोग क्वेश्चन पुट करते हैं कि रूल ऑफ 9 होता क्या है। अब इन 2 सर्जरीज में एक रूल ऑफ 9 का यूज़ किया जाता है, रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जैसे ही हम किसी बच्चे का सर्जरी करते हैं तो मतलब रूल ऑफ 9 की रिक्वायरमेंट रहती है। अब रूल ऑफ 9 होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। रूल ऑफ 9 में हम चेक करते हैं बच्चे की एज। जो बच्चे की एज है वो 10 वीक होनी चाहिए। बच्चे का जो HB लेवल है वो 10 ग्राम होना चाहिए। जो बच्चे का वेट है वो 10 पाउंड्स होना चाहिए। मतलब ये रिक्वायरमेंट रहती है बच्चे के सर्जरी करने के लिए। ये रूल ऑफ 9 बहुत इंपॉर्टेंट है जो चेक करना होता है हमने ड्यूरिंग सर्जरी। नाउ द नर्सिंग मैनेजमेंट। अब हम नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे? इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे केयर ऑफ़ द बेबी एट बर्थ, केयर ऑफ़ द बेबी बिफोर सर्जरी एंड केयर ऑफ़ द बेबी आफ्टर सर्जरी। एंड केयर ऑफ़ द बेबी एट बर्थ कैसे करेंगे हम? अब जैसे कि अभी बर्थ ही हुआ है बच्चे का और हमें पता चल गया है कि बच्चे को जो है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है, तो हम कैसे करेंगे? हम पहले बेबी का जो है न्यूनेटल असेसमेंट डन करेंगे। न्यूनेटल असेसमेंट करेंगे हम पूरे बेबी की। हम असेस करेंगे उसका सकिंग, स्वेलिंग, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी तो नहीं आ रही है कोई, ठीक है। उसके चेक करेंगे कि वो सक कर रहा है, ईजिली दूध पी पा रहा है कि नहीं। इसमें हम ब्रेस्ट फीड कराएंगे इज़ पॉसिबल विद द यूज़ ऑफ प्लेटलेट प्रोस्थेसिस। जैसे अब इसमें क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट में क्या रहता है, जैसे बच्चे जो हैं वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाते हैं, सक नहीं कर पाते हैं ईजिली, ना स्वेले कर पाते हैं ना सक कर पाते हैं, जिस वजह से हम जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि ब्रेस्ट फीड कैसे करवाएंगे, प्लेटलेट प्रोस्थेसिस ये जो होता है ये चीज़ ये चीज़ जो है वो लगाते हैं बच्चे के माउथ में, जिस वजह से जो है वो ईजिली जो है ब्रेस्ट फीड कर सके। इसमें हमने मदर और फैमिली मेम्बर्स को डेमोस्ट्रेट करवाना है। हमें डेमोस्ट्रेट करके इनको बताना है कि कैसे कैसे जो है आपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना है। हमने मदर को ये भी बताना है कि वो स्मॉल अमाउंट में फीड करवाए, ठीक है। इसमें हमने असेस करना है बेबी का डेली फ्लूइड, उसकी कैलोरीज असेस करनी है। हमने डेली वेट चेक करना है बेबी का। इसमें हमने जस्ट रिकरेंट बर्पिंग, हमने बर्प करवाना है। जैसे ही ब्रेस्ट फीड कर रहा है अपने उसकी बर्पिंग करनी है, ठीक है। हमने उसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन अबाउट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। हमने मदर को रिस्क बताना है कि एस्पिरेट ना कर ले रिगार्डिंग फीडिंग। जैसे ही बेबी जो है वो फीड कर रहा है हमने उनको बोलना है कि रिस्क ऑफ एस्पिरेशन नहीं करना है। रिस्क ऑफ एस्पिरेशन चांसेस हो भी तो हमने एक सक्शन इक्विपमेंट बेड साइड में अवेलेबल करवाना है। मदर के जो और बेबी के जो बेड साइड है हमने सक्शन इक्विपमेंट अवेलेबल करवाना है। नाउ द केयर ऑफ बेबी बिफोर सर्जरी। बिफोर सर्जरी क्या करेंगे हम एक तो पहले हम किसी भी कोई भी सर्जरी करते हैं तो हम कंसेंट साइन करवाते हैं, पेरेंट्स से करवाते हैं। हम ऑल द इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट्स मस्ट बी एंटर्ड इन पेशेंट्स फाइल। हम क्या करेंगे, सारी जो भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं बच्चे की, सारे टेस्ट जो होते हैं वो हमने एंटर करने हैं कहाँ पे, पेशेंट की फाइल में। नाउ द बेबी मस्ट बी केप्ट NPO एटलीस्ट 6 आवर प्रायर टू सर्जरी। हमने बेबी को जो है 6 आवर्स के लिए NPO में रखना है
कब? प्रायर ऑफ सर्जरी, सर्जरी से पहले। हमने उसको रेस्पिरेशन भी को भी मेंटेन करना है। हमने उसको सेमी अपर राइट पोजीशंस देनी है। हमने उसको सेमी अपर राइट पोजीशन क्यों देना है? ड्यूरिंग फीडिंग। जैसे ही मदर फीड करवा रही है बच्चे को, सेमी अपर राइट पोजीशन ड्यूरिंग फीडिंग। क्यों? टू प्रिवेंट करना है एस्पिरेशन से। नाउ द केयर ऑफ द बेबी आफ्टर सर्जरी। अब जैसे ही बच्चा सर्जरी के आता है तो हमने उसको इमीडिएटली जो है वाइटल्स को मॉनिटर करना है। उसके बाद हमने ऑब्जर्व करना है फॉर एनी ब्लीडिंग फ्रॉम साइड ऑफ द सर्जरी। हमने कोई भी ब्लीडिंग को चेक करना है कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है सर्जरी साइड पे। टर्न द बेबी फेस टू वन साइड। हमने क्या करना है? बेबी का जो फेस है वो वन साइड टर्न कर देना है फ्रॉम ड्रेनेज ऑफ सिक्रीशन, कि वो ड्रेनेज हो जाए, फॉर ड्रेनेज ऑफ सिक्रीशंस। नाउ द थर्ड इज़ प्रिवेंट इन्फेक्शन एट द साइड। हमने जिस साइड पे उसका सर्जरी हुई है हमने वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होने देना है। यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक्स। डू नॉट अलाउ द बेबी टू पुट एन ऑब्जेक्ट इन माउथ। हमने बेबी को अलाउ नहीं करवाना है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो माउथ में डाल ले। अब इसमें एक और कर सकते हैं हमने जैसे ही हम केयर ऑफ़ द बेबी करते हैं आफ्टर सर्जरी, तो आफ्टर सर्जरी हमने पहले तो अवॉइड करनी है पोजीशन। हमने पोजीशन देनी ही नहीं है चाइल्ड को, ठीक है। ऑन सर्जिकल साइड जहाँ भी उसका ऑपरेशन हुआ होगा, जिस भी साइड उसका ऑपरेशन हुआ होगा उस साइड हमने उसको पोजीशन नहीं देनी है। मतलब जैसे हमने उसको प्रॉन पोजीशन नहीं देनी है। जो भी एरिया है उसको क्लीन करना है। जैसे ही वो मदर जो है वो फीड करवा लेती है, फीड कराने के बाद हमने क्लीन करना है, वो एरिया जो साइड है वो क्लीन करनी है। और जैसे जो क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट्स होते हैं जिनकी सर्जरी हुई होती है क्लेफ्ट पैलेट की, तो उसमें क्या करते हैं? हम ओरल पैकिंग करते हैं। मैंने उसमें मेंशन नहीं किया है बट आप ये याद रखना, इसमें हम ओरल पैकिंग करते हैं और 3 to 6 डेज़ के लिए आफ्टर सर्जरी हम ओरल पैकिंग करते हैं। किसमें? जो क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट होते हैं उसमें। इसमें हमने पेरेंटल न्यूट्रिशन देना होता है बच्चों को, ठीक है। इसमें हमने क्या करना होता है? एक पेरेंटल न्यूट्रिशन देना होता है। अब क्या चीज़ें हमने याद रखनी है इसमें? हमने पोजीशन को अवॉइड करना है, ठीक है, ऑन सर्जिकल साइड। एंड प्रॉन पोजीशन जो है हमने नहीं देनी है। हमने क्लीन करना है जस्ट जो भी साइड है एरिया का आफ्टर फीडिंग। नाउ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? जैसे फीडिंग प्रॉब्लम आएगी, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे आफ्टर सर्जरी भी फीडिंग प्रॉब्लम आती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी होता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कैसे होगा? नाउ द ईयर इन्फेक्शन होगा, हेयरिंग लॉस इन्फेक्शन होगा। कैसे होगा? जैसे जो तालू की सर्जरी हुई होगी, जैसे कि जो क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हुई होती है उस टाइम क्या होता है कि चांसेस होते हैं कि बच्चे को जो ईयर इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। जैसे ही ईयर इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होगा तो उसको हेयरिंग लॉस होने के चांसेस होते हैं। स्पीच प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा चाइल्ड को। डेंटल प्रॉब्लम होगी क्योंकि वहाँ पे सर्जरी हुई होती है, तो एक डेंटल प्रॉब्लम होने के भी चांसेस होते हैं। Thank you. If you like my video, please like and subscribe and share my YouTube channel.